हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए कार्बन और उसके यौगिक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और सबसे पहले हम शुरू करने ध्यान लेंगे। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अधातु होता है और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। तो इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और जिसमें बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये ऐसा नहीं करता है, बल्कि ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर लेता है। तो साझेदारी के द्वारा बने बंध को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी संयोजकता होती है 4, यानी कि टेट्रावैलेंसी शो करता है कार्बन। और इसका प्रतीक हो गया C। और परमाणु क्रमांक 6, जिसको हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता, ये चतुसंयोजकता यानी कि साझेदारी के द्वारा बंध बनाने को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध बनाता है, अर्थात ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। तो इससे सहसंयोजक बंध से बनने वाले कुछ हम उदाहरण देखेंगे। मीथेन का निर्माण, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। C कार्बन, जिसके अंतिम कोष में उपस्थित होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसे 4 एकल परमाणु के साथ संयोजन करना पड़ेगा। तो मीथेन में वो H होते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। तो प्रत्येक 4 साइड को हम 4 हाइड्रोजन लिख लेंगे। और इस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों में सैचुरेटेड हो जाता है। तो एक एक परमाणु के साथ सहसंयोजक एक, और कार्बन प्रत्येक हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। मीथेन का निर्माण होता है, जिससे कि आप क्लियर इमेज में नीचे देख सकते हैं। ये रहा आपका मीथेन। इसमें क्या है कि जो आपके कार्बन है उनके इलेक्ट्रॉनों को हमने बिंदु बिंदु करके प्रदर्शित कर रहा है 4, अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को हमने क्रॉस के रूप में प्रदर्शित किया है। तो प्रत्येक तत्व के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को या क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित करना या फिर बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करना इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कहलाती है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जबकि हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉनों को, अंतिम कोष के एक एक इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और इसमें क्या कर लेगा, कार्बन 4 के 4 जो हाइड्रोजन है उनके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा, और हाइड्रोजन प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा। इस प्रकार मीथेन का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी द्वारा मीथेन का निर्माण होता है। तो अर्थात कार्बन मीथेन जो है वो सहसंयोजक बंध बनाता है। अगला है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे आप बोलते हो। तो इसकी लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना अब देखेंगे हम। हाइड्रोजन के अंतिम कोष में उपस्थित होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि क्लोरीन के अंतिम कोष में उपस्थित होते, देखिए 2, 8, 7। अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्लोरीन में 7। अब इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में केवल अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्लोरीन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉनों को हम बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जबकि हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। अब इसमें क्लोरीन क्या करेगा, जो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है उसको उसके साथ सहसंयोजक बंध बना लेगा, जबकि हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बना लेगा। इस तरह से सहसंयोजक बंध बना लेगा। इस तरीके से HCl का निर्माण होता है सहसंयोजक बंध के द्वारा। तो हमने ये H के इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित किया है, ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को। अगला है आपका CO2। CO2 में क्या होता है, C के पास अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, ठीक। C में अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, जबकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6, अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। ऑक्सीजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसके पहले कोष में 2 भर गया, अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे सहसंयोजक बंध बनाने में। तो इस तरीके से अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों प्रदर्शित करेंगे सहसंयोजक बंध। तो ये हो गया आपके कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कार्बन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से, 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले से, 2 इलेक्ट्रॉन राइट वाले ऑक्सीजन से सहसंयोजक बंध बना लेगा। और ऑक्सीजन ये इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध बना लेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला भी सहसंयोजक 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लेगा। तो इस तरीके से CO2 का निर्माण होता है। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इसलिए C और O के बीच में डबल डबल बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से CO2 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनेगी, ठीक है। अगला हम बात करेंगे
हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो हाइड्रोजन के अणु के बारे में। तो हाइड्रोजन में H2 में क्या है, 2 H है, एक H ये है, एक H ये है। इसके अंतिम कोश में, प्रत्येक H के अंतिम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये क्या करेंगे, आपस में साझेदारी कर लेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और इस वाले हाइड्रोजन के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। तो ये हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा और ये हाइड्रोजन इसके एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। इस प्रकार इन दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी H2 अणु के बीच। तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। अगला है आपका O2 में। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये O2 और ये 2, ये इन दोनों को हमने अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हमने क्रॉस के द्वारा दर्शाया गया। तो ये O का एक परमाणु दूसरे O के 2 इलेक्ट्रॉन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लेगा और ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लेगा। इस तरीके से जो इसमें दिखा रखा है ये देखिए। तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या के साथ आपस में साझा कर लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो O और O के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, द्विबंध बनेगा। अगला है हमारा N2। N के अंतिम कोश में जब हम देखते हैं N का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो और 5 अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। तो 5 इलेक्ट्रॉनों को हमने क्रॉस के द्वारा दर्शा दिया गया है, इसमें देखिए और इसमें, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं। जब अब इन दोनों को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो इस N के 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इस N के 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा आपस में, जो कि इस वाली स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेंगे तो N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। इस तरीके से सहसंयोजक बंध के द्वारा यौगिकों का और अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो कार्बन का अगला करैक्टर है, कैटेनाइजेशन, संकलन का निर्माण, ठीक है। तो संकलन में क्या होता है कि कार्बन के साथ एक लंबी श्रृंखला बनाने का अद्वितीय गुण होता है, तो जिसे हम बोलते हैं कैटेनाइजेशन, ठीक है। तो एक लंबी श्रृंखला बना, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो संकलन का गुण है, कई श्रृंखला और कार्बन है, H को कैसे बैलेंस करेंगे। तो कार्बन के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। तो पहले वाले कार्बन में 4 तो इसके अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसने ये अगले वाले दूसरे कार्बन के साथ में 1 2 3 हम इसमें नंबरिंग कर देते हैं। दूसरे वाले कार्बन के साथ में इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है। तो 4 तो इसके अंतिम कोश में होते ही हैं, एक इसके साथ इसने शेयरिंग कर ली, तो 5 हो गए। अब हम इसको बैलेंस करेंगे पहले वाले को, तो ये हो गया आपके 6 7 8, यानी कि H3 लगेंगे। अगले वाले में देखिए, दूसरे वाले कार्बन में इसने एक इस कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बना रखा है, एक इस कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बना रखा है। ये डब तो एक इधर इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, एक इधर इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो इसने जो दूसरा कार्बन है, इसने पहले और तीसरे वाले के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी हुई है। अंतिम कोश में इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन है ही अंतिम कोश में। तो अब इसे कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 5 हो गया, ये 6 हो गया, इधर तो 6 हो गए टोटल। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता और होगी, तो यहाँ पे H की संख्या 2 हो जाएगी। अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है तीसरे नंबर का, इसमें इस कार्बन ने अपने से लेफ्ट वाले की साइड में एक सहसंयोजक बंध बना रखा है और 4 इसके अंतिम कोश में है ही, तो 5 हो गए, 5 इसके पास हो गए। अब इसको कितने H की आवश्यकता होगी अपना अष्टक पूरा करने के लिए, 3, तो H3। इस तरीके से ये CH3 CH2 CH3 ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से बैलेंस किए जाएंगे कार्बन में। तो ये सीधी श्रृंखला हो गई, ठीक। अब इसमें आप H अपने हिसाब से बैलेंस करेंगे कि किस तरीके से देखेंगे। उन्होंने कार्बन ने जो है अपनी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड या कोई ब्रांच उससे निकली हुई है, तो कितनी सारे उससे ब्रांच निकली हुई हैं या कितने सारे उसने अपने दूसरे तत्व के साथ में सहसंयोजक बंध बना रखे, तो उस हिसाब से आप H को बैलेंस करेंगे, ठीक है। जैसे ये तो हो गई एक सीधी श्रृंखला। तो कार्बन में कैटेनाइजेशन की कार्बन एक लंबी श्रृंखला का निर्माण भी कर सकते हैं, सीधी श्रृंखला के रूप में कार्बन जुड़ सकते हैं। अगला है आपका शाखित श्रृंखला। इस तरीके से कार्बन से कोई ब्रांच निकली हो, अब इसको आप बैलेंस कैसे करेंगे, ये वाला देखिए। तो कार्बन जो है शाखित श्रृंखला का निर्माण भी कर सकते हैं, कोई ब्रांच भी नीचे निकली हो सकती है। तो इस कार्बन को आप बैलेंस करेंगे इस तरीके से। ये 4 कार्बन दिए हुए हैं, ठीक। तो और इसमें जो तीसरा कार्बन है, यानी कि इधर से जो दूसरा कार्बन है, अब नंबरिंग जहाँ से ब्रांच होती है वहाँ कम से कम अंक प्रदान किए जाते हैं। अभी हम नोमेनक्लेचर को जब पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। तो 1 2 3 4 आपने काउंट कर दिए। यहाँ पे देखिए दूसरे कार्बन पे एक नीचे को
ब्रांच निकली हुई है और उस पर कार्बन जुड़ा हुआ है। तो आप इस पर आप H कैसे बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए H जो फर्स्ट नंबर पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ है आपका इस साइड को एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 4 तो इसके अंतिम कोश में होंगे ही होंगे। एक ये इससे इसके साथ इसने सहसंयोजक बंध बना लिया, तो अब इसमें H3 लग जाएंगे, CH3। ठीक है, ऐसे दिखेगा आपको, तो CH3 हो गया। अब हम दूसरे नंबर वाले कार्बन को देखेंगे, इसने एक सहसंयोजक बंध, देखिए इधर राइट हैंड साइड को एक एकल बंध से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, इस तरीके से एकल बंध से जुड़ा हुआ है, एक नीचे को है एक इधर को है, लेफ्ट साइड को, राइट साइड को और नीचे को ब्रांच भी निकली हुई। तो इस कार्बन ने 4 तो इसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन है ही और तीनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया है, तो इसमें केवल एक H लगेगा, क्योंकि 5, 6, 7 और एक H को आप बैलेंस कर लोगे 8। ठीक है, तीसरे नंबर के कार्बन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और इसने एक राइट हैंड साइड को जो है दूसरे नंबर वाले कार्बन के साथ में सहसंयोजक बंध बना रखा है, एक चौथे नंबर के कार्बन के साथ सहसंयोजक बना रखा है। तो इसमें H को आप कैसे बैलेंस करोगे? 4 तो इसके पास होते हैं, एक दूसरे नंबर के साथ सहसंयोजक बनाया 5, चौथे नंबर के साथ सहसंयोजक बंध बनाया और 7 और 8 यानी कि H2। ठीक है, अब चौथे वाले कार्बन को आप देखोगे, इसके साथ केवल एक ही सहसंयोजक इसने बंध बना रखा है, जो इस ओर दिख रहा है आपको, इस ओर तीसरे नंबर पे। तो H को आप बैलेंस करोगे तो 4 तो इसके पास होते ही हैं, एक ये बना दिया 5, 6, 7, 8 तो H3। अब अंतिम वाले को देखिए, जो दूसरे पे जो ब्रांच लगी हुई है, इसको आप जब बैलेंस करोगे तो इसमें भी कितना हो जाएगा, एक ऊपर को इसके साथ सहसंयोजक बंध बना रखा है दूसरे वाले कार्बन के साथ, तो ये भी हो जाएगा H3। ठीक है, H CH3। इस तरीके से आप इसके H को बैलेंस करोगे इनके साथ में, तो कार्बन जो है वो श्रृंखला भी बना, संकलन का गुण भी रखते हैं। सीधी रेखा भी हो सकती है, ब्रांच वाली भी हो सकती है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। साइक्लिक जिसे बेंजीन होता है, साइक्लोहेक्सेन, इसमें एक जो कार्बन जो परमाणु होते हैं वो बंद घेरे की तरह जुड़े होते हैं आपस में। ठीक है, जैसे हम देख लेंगे साइक्लोहेक्सेन को, बेंजीन को, ये देखिए बेंजीन, इस तरीके से बेंजीन में कार्बन जो है 6 कार्बन आपस में, हाइड्रोजन और कार्बन आपस में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं। तो कार्बन जो है वो और कार्बन जो है वो शाखित श्रृंखला का निर्माण भी करते हैं और कार्बन जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर को भी फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन हो गया C6H6, इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर करैक्टर क्या हो गई, एक तो कार्बन की चतुसंयोजकता हो गई, दूसरा कार्बन में क्या होता है कि संकलन का गुण होता है, तीसरा कार्बन सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो जिनके कारण आपको कार्बन के बहुत सारे यौगिक देखने के लिए मिलते हैं आपके विश्व में। एक वर्सेटाइल यानी कि बहुउपयोगी यौगिक है या तत्व है, जिससे बहुत सारे यौगिकों का निर्माण होता है, ये सब आप कह सकते हैं। ठीक है, कपड़े की बात करें, प्लास्टिक और इवन सजीव के जो शरीर बना हुआ है उसमें भी कार्बन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो अगला है आपका कार्बन के अपर रूप। अपर रूप क्या होते हैं? अपर रूप कार्बन जो है वो ही तत्व का प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाए जाना, ये क्या कहलाता है? अपर रूपता कहलाती है, अपर रूप कहलाते हैं। जैसे इनका फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि दिखने में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो रासायनिक गुण होते हैं, वो लगभग एक जैसे होते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम बोलते हैं अपर रूप। ठीक है, तत्व तो एक ही है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक ही हैं, एक समान है, लेकिन उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो भौतिक गुण है जो दिखने में, वो अलग अलग होता है, उसको हम बोलते हैं अपर रूप। तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, डायमंड, हीरा। और जो डायमंड है वो हीरा जो है ये सबसे कठोर होता है और कुचालक होता है, बेड कंडक्टर होता है और सबसे कठोर होता है कार्बन का, ये भी एक अपर रूप है। अगला अपर रूप है कार्बन से ही बना हुआ ग्रेफाइट। तो अब ये दिखने में अलग होगा, मुलायम होगा, इसमें फिसलन होगी, इसकी कई ज़्यादा कार्बन की इसमें लेयर होती हैं और ये गुड कंडक्टर भी होता है। इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सी एक अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, तो आप उसमें बोलते हो ग्रेफाइट। ये आपने पेंसिलों में भी देखा होगा, तो जो उसमें होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ये भी कार्बन का अपर रूप है। अगला है आपका फ्लोरीन, फुटबॉल जैसी संरचना होती है ये भी कार्बन का अपर रूप है। तो कार्बन आपको ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक है, अच्छा, ये आज हमने पढ़ा कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या होता है, उसकी प्रतीक क्या होते हैं, उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उस किस करैक्टर के कारण, किस गुण के कारण जो है वो कार्बन बहुत मात्रा में अलग अलग रूपों में देखने के लिए मिलता है। आपको बहुत सारे कार्बन के यौगिक ज़्यादा मात्रा में दिखते हैं, किस गुण के कारण कार्बन के यौगिक आपको सबसे ज़्यादा कार्बन के यौगिक ही होते हैं संसार में। ठीक है,
तो ये ऐसा क्यों होता है, क्या करैक्टर होता है ऐसे कार्बन में, ये सब हमने पढ़ा और कार्बन के अपर रूप के बारे में जाना। तो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, या अणु जो है, अणुओं का निर्माण होता है परमाणु से। तो इस तरीके से ये सब हमने देखा कैसे इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। तो इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, किस तरीके से कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं और किस किस तरीके से उनकी नेमिंग की जाती है। तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब